तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग परीक्षण कर रहे थे। तो जैसे कि कैथोड रे ट्यूब परीक्षण किए, फिर एनोड रे ट्यूब परीक्षण किए, फिर हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा, इसके बाद जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल देखा। आज की क्लास में हम लोग करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या करेंगे? विद्युत, है ना, यहाँ विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना, विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो जैसे कि हम लोगों ने फाइनली आज, हाँ, फाइनली 4 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लासेस में हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आज करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि रेडिएशन, यहाँ पर हम लोगों ने रेडिएशन को फोकस करेंगे, है ना। रेडिएशन, ये रेडिएशन, ये विकिरण क्या होता है? विकिरण, है ना। रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन को आप लोगों को जानना जरूरी होगा कि रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन, है ना, यहाँ से रेडिएशन, रेडिएशन जो होता है, थोड़ा स्क्रीन देखिए, रेडिएशन, एकदम राइट। रेडिएशन है कि विकिरण। रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन एक एनर्जी होती है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी, रेडिएशन एक एनर्जी होती है जो क्या करती है? वेव उत्पन्न करती है ना, वेव उत्पन्न करती है। रेडिएशन जो होता है एक एनर्जी होती है जो क्या करती है? वेव उत्पन्न करती है, यानी कि तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन है विकिरण जो होता है, विकिरण एक ऊर्जा होती है। विकिरण जो होता है एक ऊर्जा होती है जो तरंगे उत्पन्न करती है। विकिरण एक ऊर्जा होती है जो तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये, ठीक है, एक ये कोई भी ठीक है, ये मान लो कि कोई रेडिएशन है, ठीक है, ये रेडिएशन है, ठीक है, ये क्या कि ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये जो ऊर्जा उत्पन्न कर रही है ना, ये ऊर्जा फैल रहा है, ये ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। तो इसमें क्या होगा? जब रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन से क्या होता है? एनर्जी है ना, एनर्जी, ये एनर्जी छोड़ रही है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसमें क्या होगा? इस वेव का निर्माण होगा। क्या होगा? वेव बनाती है। रेडिएशन जो होते हैं एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है जो तरंग बनाती है, वेव बनाती है। ठीक है, ये तो क्या होगा? वेव, है ना, ये वेव बनाती है। रेडिएशन एक एनर्जी होती है जो कि वेव बनाती है। क्या बनाती है? वेव, है ना, हाँ, रेडिएशन, है ना। यहाँ पर रेडिएशन एक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है जो क्या करती है? एनर्जी होती है, एनर्जी होती है जो क्या करती है? वेव बनाती है ना, जो वेव बनाती है, तरंग बनाती है। अब क्या, जैसे कि रेडिएशन, रेडिएशन एक ऐसी ऊर्जा होती है, रेडिएशन एक ऐसी ऊर्जा होती है कि जब भी निकलती है, रेडिएशन जो होता है एक ऐसी एनर्जी होती है कि जब भी निकलती है तो क्या करती है? वेव बनाते हुए चलती है, यानी तरंग बनाते हुए चलती है। पर इसमें से एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? इसमें से एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की कोई भी रेडिएशन हो, है ना, दुनिया की कोई भी रेडिएशन हो, पूरे वर्ल्ड की रेडिएशन हो, उसमें क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड की जैसे कि अल्फा रेज हो गया, है ना, अल्फा रेज हो गया, बीटा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अल्फा किरणें, बीटा रेज हो गया, गामा किरणें हो जाती है ना, फिर अल्ट्रा वायलेट हो गया, है ना, अल्ट्रा वायलेट, देखो अल्ट्रा वायलेट, ये जो थे, यानी कि दुनिया की कोई भी रेडिएशन हो, है ना, दुनिया की कोई भी रेडिएशन ले लें, वो इसमें क्या होगा? वो जो होता है रेडिएशन जो होता है, कोई भी रेडिएशन हो उसमें क्या होगा? वेव बनेगा, है ना। दुनिया की कोई भी रेडिएशन होगी, इसमें क्या, मान लीजिए दुनिया की कोई भी रेडिएशन हो, है ना, अल्फा रेज हो गया, गामा रेज हो गया, बीटा हो गया, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल लाइट, यानी कि कोई भी रेडिएशन हो, इसमें क्या होगा? वेव बनेगा, है ना। इसमें क्या होगा? रेडिएशन हो,
रेडिएशन हो उसमें क्या होगा, वेव बनेगा। क्या बनेगा, वेव बनेगा। वेव बनाएगी यानी कि दुनिया की कोई भी रेडिएशन हो ये क्या करेगी, वेव बनाएगी यानी कि तरंग बनाएगी, है ना, तरंगे बनाएगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लें कुछ, यहाँ पर और चीज देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए तरंगे, है ना, ये है ना, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये ऐसे हो गया, और ये हाँ, यहाँ पर जैसे कि 3 तरंगे ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब 3 रेडिएशन ले लेते हैं। पर इसमें एक और क्या चीज है कि कभी भी एक रेडिएशन का वेव जो होता है, कभी भी एक रेडिएशन का वेव जो होता है दूसरे रेडिएशन के वेव से मैच नहीं करेगा। कभी भी एक रेडिएशन का वेव दूसरे रेडिएशन के वेव से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल मैच नहीं करेगा, यहाँ पर कतई मैच नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे रेड है ना, ये थोड़ा क्या हो रही है, इसमें आवृत्ति, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हो रही है ना, ये ऐसे मान लीजिए, हाँ, इसमें थोड़ा और ज्यादा, इसमें और कम है। यानी कि दुनिया की कोई भी रेडिएशन हो, है ना, दुनिया की कोई भी रेडिएशन का वेव जो होता है ये एक दूसरे से मैच नहीं करने वाला, है ना, यानी कि कभी भी एक रेडिएशन का वेव दूसरे रेडिएशन के वेव से मैच नहीं करने वाला। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हम फिंगरप्रिंट की बात करें, ठीक है, फिंगरप्रिंट की बात, जैसे कितना भी खून खून का रिश्ता हो, कितना भी खून खून का रिश्ता हो, माता पिता हो गया, मम्मी बेटे का हो गया, है ना, पर क्या होता है कि इसमें फिंगरप्रिंट बात अगर ब्लड जो होता है, ब्लड ग्रुप भी मम्मी के और बेटे के मिल जाते हैं, पर क्या होता है फिंगरप्रिंट जो होता है, फिंगरप्रिंट कभी नहीं मिलता एक दूसरे का, ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो होता है एक दूसरे का कभी भी मैच नहीं करता। उसी प्रकार यानी कि कोई भी रेडिएशन का वेव जो होता है, कोई भी रेडिएशन का एक वेव मतलब कोई भी एक रेडिएशन का वेव जो होता है दूसरे रेडिएशन के वेव से मैच नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक आए, और इनमें मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक आए, और इसने मतलब कुछ चीजें बताएं रेडिएशन को समझ में, रेडिएशन को मतलब समझने के लिए कोई कुछ चीज बताएं, जैसे कि एक आध दो बातें बताएं। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि जैसे रेडिएशन निकलता क्यों है ना, रेडिएशन निकलता किस चीज से है, रेडिएशन है देखिए विकिरण जो होता है निकलता किस चीज से है, और अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है ना, अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है, ठीक है। ये चीजें दो चीजें हो गई, ठीक है, मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने बताया, और इनने मैक्स प्लांक ने अपना एक सिद्धांत भी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के नाम से ये प्रतिपादित किया है। हम लोग इसको मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जैसे कि मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने आए और बताए कि रेडिएशन निकलता किस चीज से, रेडिएशन आखिर निकलता किस चीज से है, और अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है ना, अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है ना, इन सब चीजों को लेकर उसने मतलब रेडिएशन को समझाने के लिए उसने तरंगों के गुण है ना, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यानी कि तरंगों के गुण को समझाया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तरंगों के गुण को देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ मक्खी कहाँ भाग रही भाई, हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तरंगों के गुण को देखते हैं, ठीक है, तरंगों के गुण है ना, यहाँ से तरंगों के तरंगों के गुण है ना, तरंगों के गुण देखते हैं। तरंगों के गुण देखते हैं ना, ये इतने चीजों के ये हाँ, तरंगों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव यानी कि तरंगों के गुण है ना, तरंगों के गुण देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य है ना, पहला है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है ना,
तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर एक तरंग ले लेते हैं, यहाँ पर एक तरंग ले लेते हैं, ठीक है, ये तरंग हो गई, ठीक है, यहाँ ये तरंग हो गई। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, दो क्रमागत, दो क्रमागत, दो क्रमागत का मतलब दो क्रमागत, वन, हाँ यहाँ से एक हो गया, यहाँ से दो, दो क्रमागत तरंग, है ना, तरंग, दो क्रमागत तरंग गर्द तथा तरंग शीर्ष के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दो क्रमागत तरंग गर्द तथा तरंग शीर्ष के बीच की दूरी तरंग गर्द ये होता है तरंग गर्द होता है ना, तरंग गर्द हो गया, ये हो गया तरंग शीर्ष, है ना, तरंग शीर्ष, दो क्रमागत क्या होता है, दो क्रमागत तरंग गर्द, दो क्रमागत तरंग गर्द तथा तरंग गर्द तथा तरंग शीर्ष के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है तरंग दैर्ध्य होते हैं ना, तरंग दैर्ध्य होते, तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत तरंग गर्द है, दो क्रमागत तरंग गर्द एवं तरंग शीर्ष के बीच की डिस्टेंस होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी इकाई को देखते हैं ना, इसकी इकाई यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई जो होती है मीटर, मीटर हो गई, ठीक है, सेंटीमीटर हो गई, पिकोमीटर हो गई, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम, है ना, ये हो गई, ठीक है। हाँ, इसकी इकाई क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, है ना, इसकी इकाई होती है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यदि मतलब इन सबको यदि सेंटीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इन सबको यदि हम मीटर में लाना चाहे तो, है ना, इसकी मेन इकाई क्या होती है, तरंग मतलब दैर्ध्य की मेन इकाई क्या होती है, मीटर होती है। इसमें यदि इसको सब सेंटीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये इनको यदि हमको क्या इसमें लाना हो, मीटर में लाना हो, तो जैसे कि यहाँ पर इसका मान कितना होता है, जैसे कि यहाँ पर देखें तो सेंटीमीटर, है ना, हाँ यहाँ पर देखें तो ये ऐसे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर से 1 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर होता है, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है ना, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है ना। तो यहाँ से ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। यदि आपको सेंटीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इन सबको हम मीटर में बदलना चाहे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा स्क्रीन देख ले, हाँ एकदम राइट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये दे रखा है, ये तरंग दैर्ध्य का मान, एग्जाम्पल तरंग दैर्ध्य का मान कितना दे रखा है, स्क्रीन कटेगी तो नहीं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते मान लीजिए यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य का मान, है ना, यहाँ नहीं, यही कर दो, हाँ यहाँ पर ये दे रखा है तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है, मान 200 नैनोमीटर, है ना, 200 नैनोमीटर है, तो मीटर में बदलिए, है ना, तो मीटर में बदलिए, ठीक है, मीटर में बदलना। अगर तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पर 200 नैनोमीटर है तो हमको मीटर में चेंज करना है ना, तो इसमें क्या होगा, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 200 है, तो 200
मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर हो गया। ठीक है, अब यदि हम 200 को 2 लिखें तो 2 × 10⁻2 × 10⁻9 मीटर हो गया। एंड अब -9 में -9 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 × 10⁻7 मीटर। ये रहा आपका आंसर, है ना। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिख लेते हैं कि दो क्रमागत, है ना, इसमें लिख ले दो क्रमागत तरंगर्थ, है ना, तरंगर्थ तथा तरंग शीर्ष, दो क्रमागत तरंगर्थ तथा तरंग शीर्ष, दो क्रमागत तरंगर्थ तथा तरंग शीर्ष के बीच की दूरी जो होती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है ना, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो क्रमागत तरंगर्थ तथा तरंग शीर्ष के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा करने वाले हैं। दूसरा क्या है, आवृत्ति, है ना, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बोले तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप लोग क्या, है ना, इसमें क्या होगा कि जैसे कि माने तो यहाँ पर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा बनाए गए चक्र की संख्या जो होती है वो आवृत्ति होती है ना। एक सेकंड में लिख ले इसकी, एक सेकंड में किसी, एक सेकंड में, अरे स्क्रीन पूरी, हाँ, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा बनाए गए चक्र की संख्या, है ना, बनाए गए चक्र की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति। यानी कि एक सेकंड में 1 सेकंड, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा बनाए गए चक्र की संख्या जो होती है वो आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, वो आवृत्ति कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू का निशान है। ठीक है, आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हम पर दो तरंगे ले लेते हैं एक, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने दो तरंगे ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक ये हो गई, एक ये हो गई। हाँ, यहाँ पर दो तरंगे हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी कि बार बार इसमें आवृत्ति एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा बनाए गए चक्र की संख्या, कितने चक्र बना रहा है ना, कितने, तो एक चक्र कितना होता है, एक चक्र इतना होता है ना, एक चक्र इतना होता है ना, एक चक्र इतना होता है। तो एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा बनाए गए चक्र की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो जैसे इसमें कितने चक्कर बने, 1 चक्कर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो 2 और यहाँ से यहाँ 3। ठीक है, इसमें 3 चक्कर बने, आवृत्ति है, इसको 3 साइकिल पर सेकेंड, है ना, 3 साइकिल पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कितने चक्कर बने, यहाँ से यहाँ 1 चक्कर हो गया, यहाँ से यहाँ 2 चक्कर हो गया। ठीक है, इसमें 2 साइकिल पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड या फिर साइकिल पर सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 साइकिल पर सेकेंड, यहाँ पर 2 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि आवृत्ति कहाँ हो रही, यानी कि चक्रों की संख्या किधर अधिक है, यहाँ पर आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, न्यू, आवृत्ति को न्यू से, यहाँ आवृत्ति के हाथ ज्यादा हो रही है ना, आवृत्ति यहाँ पर ज्यादा है
है ना। यहाँ पर न्यू का मान कम है, ठीक है, आवृत्ति यहाँ पर कम है। फिर ठीक है, यहाँ पर आवृत्ति यानी कि यहाँ पर आवृत्ति ज्यादा है, यानी कि ज्यादा बार चक्कर काट रही है, ज्यादा बार चक्कर काट रही है, तो यहाँ पर आवृत्ति ज्यादा है, यहाँ पर कम बार चक्कर काट रहे थे, यानी कि इसकी आवृत्ति कम है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो ठीक था। अब हम इसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य की बात करें, तो इसका तरंग दैर्घ्य, इसका क्या, दो क्रमांकित तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि दो क्रमागत तरंगर तथा तरंग शीर्ष के बीच की डिस्टेंस होती है ना। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य ये दूरी होती है, क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है, तरंग दैर्घ्य, इसका मान कितना है, कम है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का मान यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस अधिक रहेगी तो तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होगा, डिस्टेंस कम रहेगी तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान यहाँ पर कम है, पर यहाँ देखें तो बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर लैम्डा का मान यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान यहाँ पर कितना है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा है, यानी कि आवृत्ति आवृत्ति ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा, कम होगा, है ना। आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा, ठीक है। और आवृत्ति यहाँ पर आवृत्ति यदि यहाँ पर देखें तो आवृत्ति यदि कम होगी तो तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये अनुक्रमानुपाती में हो गए। तो इसका हम देखें तो आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति चक्र पर सेकंड हो गया, है ना, चक्र पर, साइकिल पर सेकंड या चक्र पर सेकंड, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसका मान, जैसे कि आवृत्ति न्यू होती है, आवृत्ति न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति जो होती है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर यदि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो इसमें क्या होगा, यदि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो क्या होगा, न्यू न्यू बराबर में c/λ, ठीक है, c/λ। सी जो होता है कि स्थिरांक होता है, सी क्या होता है कि स्थिरांक होता है, जहां सी बराबर, सी जो होता है स्थिरांक, सी स्थिरांक होता है, सी जो होता है प्रकाश का वेग होता है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी जो होता है प्रकाश का वेग होता है, सी क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ी सी, सी जो होता है प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश का वेग होता है, सी जो होता है प्रकाश का वेग होता है। इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जहाँ सी जो होता है कि स्थिरांक होता है, यानी कि यहाँ पर आवृत्ति क्या हो रही है, आवृत्ति जो होती है तरंग दैर्घ्य की क्या हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर ये रहा इसका फाइनली आंसर, ठीक है, न्यू इक्वल टू c/λ, ठीक है। तो आवृत्ति हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गई। अब हम बात करते हैं तरंग संख्या पर, ठीक है, तरंग संख्या पर। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तरंग संख्या की, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, तरंग संख्या, है ना, तरंग संख्या, ठीक है। तरंग संख्या की बात करते हैं, तरंग संख्या की वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर, तरंग संख्या क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है कि प्रति मीटर में, तरंग संख्या जो होती है प्रति मीटर में चक्रों की संख्या, है ना, प्रति मीटर में चक्रों की संख्या प्रति मीटर में चक्रों की संख्या क्या होगी, तरंग संख्या होती है ना। प्रति मीटर में चक्रों की संख्या जो होती है क्या होती है, तरंग संख्या होती है। तरंग संख्या को हम भी बार से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, भी बार से, तरंग संख्या को भी बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तरंग संख्या को भी बार से प्रदर्शित करते हैं। तरंग संख्या को प्रति मीटर में चक्रों की संख्या, प्रति मीटर में यानी कि एक मीटर में कितने चक्र काट रहे हैं, एक मीटर में कितने चक्कर काट रहे हैं, उसकी संख्या जो होती है उसकी तरंग संख्या होती है। अब चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रति मीटर में, यानी कि यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर तरंगे बना लेते, ठीक है, तरंगे बना लेते, ये है ना, ऐसा कुछ, ठीक है।
प्रति मीटर, मतलब किसी भी 1 मीटर है, हम यहाँ से ले ले चाहे, ठीक है, चाहे यहाँ से ले लें, कहीं से भी ले लें, यानी कि हमको ये चीज नहीं मायने रखना है कि तरंगे कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि तरंगों 1 मीटर में तरंगों के चक्रों की संख्या जो होती है उसकी तरंग संख्या होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम देखें तो यहाँ से शुरू से ले लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक, हाँ ठीक है, यहाँ से, तो जैसे कि यहाँ से देखें तो एक यहाँ से 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 मीटर में चक्रों की संख्या, 1 मीटर में कितने चक्कर काट रहे हैं तरंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ आई, ठीक, 1 चक्कर हो गए, फिर यहाँ से यहाँ गए 2 चक्कर, यहाँ आई 2 चक्कर हो गए, है ना। ये लगभग ये यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, 3 चक्कर, ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 चक्कर है, ठीक है। और जिसमें इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ 1 चक्कर हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ गए 2 चक्कर, तो इतना ले लेते, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ तक। तो जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर, दोनों का हम ले लिया 1 मीटर, मान लीजिए भी 1 मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर, लेकिन 1 मीटर में चक्रों की संख्या उसकी तरंग संख्या कहलाती है, ठीक है, तरंग संख्या कहलाती है। तरंग संख्या को हम भी बार से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, भी बार से। तो यहाँ पर कितने चक्कर है, यहाँ से आई यहाँ तक 1 चक्कर हो गया, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक 2 चक्कर हो गए, यहाँ से फिर यहाँ तक 3 चक्कर हो गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3 साइकिल पर सेकंड है ना, 3 साइकिल पर सेकंड है, ठीक है, यहाँ पर 3 चक्कर काट रही है, ठीक है। ये मतलब तरंगे यहाँ पर 1 मीटर में 3 बार चक्र बना रहे, चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ से आई यहाँ तक 1 बार हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 बार है, 2 साइकिल पर सेकंड है, ठीक है, 2 साइकिल पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर तरंगे क्या कर रही हैं, मतलब 1 मीटर में 2 साइकिल पर सेकंड यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। तो ठीक, इसमें ज्यादा क्या है, तरंग संख्या को भी बार से प्रदर्शित करते हैं, भी बार यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर भी बार ज्यादा है, यहाँ पर भी बार है ना, भी बार यहाँ पर कम है, ठीक है, यानी कि तरंग संख्या का मान यहाँ पर कम है, यहाँ पर तरंग संख्या का मान ज्यादा है। अब बात है ना, अब किसके, अब यदि बात हम लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की करें, ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, 2 क्रमागत तरंग गर्त एवं तरंग शीर्ष के बीच की डिस्टेंस होती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखें तो 2 क्रमागत तरंग गर्त एवं तरंग शीर्ष के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा इसकी, है ना। तो यहाँ पर जैसे देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसकी तरंग संख्या यानी लैम्डा का मान यहाँ पर कम है, ठीक है। यहाँ पर तरंग संख्या क्या होती है, 2 क्रमागत तरंग गर्त एवं तरंग शीर्ष के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पर तरंग संख्या यानी कि लैम्डा का मान यहाँ पर कम है, पर यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी ज्यादा है, यानी कि लैम्डा का मान यहाँ पर ज्यादा है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यदि भी बार यानी कि तरंग संख्या का मान ज्यादा होगा तो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर तरंग संख्या का मान, यदि यहाँ पर तरंग संख्या का मान कम होगा तो तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा का मान यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ये यानी फाइनली क्या हुए कि तरंग संख्या जो होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, व्युत्क्रम होती है, तरंग संख्या जो होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम होती है ना। तो यहाँ पर जैसे कि लिखे तो भी बार बराबर इक्वल, भी बार जो होती है 1/लैम्डा, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग संख्या जो होती है तरंग दैर्ध्य के यानी लैम्डा के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसकी इकाई देख ले, है ना, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई भी बार बराबर 1/लैम्डा, लैम्डा कितना तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसकी लैम्डा कितना होता है, मीटर होती है ना ये, तो भी बार बराबर में 1/मीटर, मीटर को ऊपर करें तो भी बार इक्वल टू मीटर इनवर्स होती है ना। इसकी इकाई कितना होती है, क्या होती है, मीटर इनवर्स होती है, मीटर इनवर्स होती है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि आप लोग ये बोलेंगे
कि हम लोगों ने आवृत्ति में तो क्या प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाया था, ठीक है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाया था। पर यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट इक्वल टू का कर दिया और 1/λ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम तो ये भी है, व्युत्क्रम वो भी था, पर उसमें प्रोपोर्शनल का चिन्ह क्यों लगा था, इसमें इक्वल टू यानी कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहाँ पर क्यों नहीं लगा है। तो बात व्युत्क्रम, जैसे कि वहां पर क्या थी, वहां पर सब चीजें, जैसे कि उसका यानी कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर समझ ले थोड़ी सी, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने वहां पर क्या कहते हैं, न्यू इक्वल टू 1/, है ना, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह 1/λ यानी कि आवृत्ति यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने भी बार इक्वल टू 1/λ ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि इसमें दोनों फर्क क्या है। यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आप बराबर करके 1/λ क्यों कर दिए, और यहाँ वहां पर आवृत्ति में आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह क्यों लगाए थे। तो यहाँ पर जैसे कि ये पूरा का पूरा ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रम है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इसकी सारी चीजें, इसका रहन सहन, वेशभूषा, सब इसका सब कुछ अलग है, ठीक है। हाँ, इसका सब कुछ अलग है, यानी कि इसमें इसका सब कुछ अलग है, यानी कि इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। पर ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, उल्टा है पूरा, यानी कि ये जितना ऊपर जल्दी से, यानी कि ये जितना ऊपर जा रहा, तो यानी कि न्यू का मान जितना ऊपर जा रहा, तो उसी प्रकार यानी तरंग संख्या यानी कि लैम्डा का मान उतना ही नीचे जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये चीजें बराबर चल रही है, ठीक है, ये इसका सब कुछ समान है, ये चीजें बराबर चल रही है। पर यहाँ पर क्या होता है कि लैम्डा जो होते हैं यहाँ पे भी बार इक्वल टू 1/λ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते गाय का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 गाय है, ठीक है, 2 गाय है, दोनों क्या है, दूध देती है, ठीक है, 2 गाय है, दोनों दूध देती हैं। पर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है कि दोनों गाय यहाँ पर बराबर दूध दे रही हैं, यानी कि एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक ग्राफ नीचे, ठीक है, यानी कि एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे, एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे, यानी कि यहाँ पर चीजें सब बराबर चल रही है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पर ये व्युत्क्रम क्यों होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि एक क्या हो रही है, एक ज्यादा तेज, मतलब एक गाय है, दोनों दूध देती हैं। पर क्या है कि यहाँ पर एक गाय ज्यादा दूध दे रही है, एक गाय यानी कि ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक गाय का ग्राफ ज्यादा तेजी से जा रहा है, एक गाय का थोड़ा धीरे धीरे। तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रम का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे करते हैं हम लोग कि इसके बाद तरंग संख्या के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, आवर्तकाल, है ना, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है। यहाँ पर आवर्तकाल करेंगे अब, है ना, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, किसी तरंग को एक चक्र बनाने में लगने वाला जो समय होता है वो आवर्तकाल होता है ना। किसी तरंग को एक चक्र बनाने में लगने वाला समय होता है क्या होता है, आवर्तकाल होता है नहीं, टाइम पीरियड होता है। देखिए किसी तरंग को एक चक्र बनाने में लगने वाला जो समय होता है वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है, ठीक है। आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। आवर्तकाल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्तकाल को किससे, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्तकाल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर थोड़ा समझने की करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देखें तो जैसे कि यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर 2 तरंगे ले लेते, ठीक है, एक ये हो गई और एक यहाँ पर हो गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 तरंगे ले ली, ठीक है, एक चक्र बनाने में, ठीक है, एक चक्र बोले तो कितना हुआ 1, ये
यहाँ से यहाँ तक एक चक्र हो गया, ठीक है। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक आए एक चक्र, यहाँ से फिर यहाँ तक, नहीं ये यहाँ तक, यहाँ से, हाँ यहाँ से एक चक्र हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दो चक्र हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तीन चक्र हो गए। हाँ तो यानी कि यहाँ पर तीन चक्र बना रहे हैं ना, यहाँ पर तीन चक्र बना रहे हैं, 3 साइकिल पर सेकेंड है ना, 3 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे किसी तरंग को एक चक्र बनाने में लगने वाला समय, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साइकिल पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड है ना, किसी तरंग को एक चक्र बनाने में लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है, आवर्तकाल है, ठीक है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर समय, यहाँ पर एक चक्र बनाने में यहाँ पर कितना समय कम लग रहा है, यानी आवृत्ति यहाँ पर जल्दी जल्दी हो रही है। आवृत्ति जब जल्दी जल्दी होगी तो समय कम लगेगा। यहाँ पर टी का मान कितना है, कम है, टी का मान समय यहाँ पर कम लग रहा है, तभी तो जल्दी जल्दी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर क्या है, समय यहाँ पर ज्यादा लग रहा है ना, एक चक्र बनाने में यहाँ पर टी का मान क्या है, ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। तो क्या होगा, समय। अब बात करें यहाँ पर आवृत्ति की, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या, आवृत्ति यहाँ पर क्या हो रही है, ज्यादा है। यहाँ पर आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति क्या हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति यानी कि न्यू जो होता है ज्यादा हो रहा है, आवृत्ति इसकी ज्यादा है, फिर आवृत्ति इसकी कम है ना, न्यू का मान यहाँ पर कम है। यानी कि समय जब कम होगा, समय का मान जब कम होगा तो आवृत्ति का मान अधिक होगा। यहाँ पर क्या है, समय का मान जब ज्यादा होगा तो आवृत्ति का मान कम होगा। तो यहाँ से आता है एक फार्मूला, टी इक्वल टू, है ना, टी इक्वल टू 1/न्यू, ठीक है, टी इक्वल टू 1/न्यू। यानी कि यहाँ पर आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल जो होता है, आवृत्ति की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रम होता है। आवर्तकाल आवृत्ति के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब इसकी इकाई की बात करें तो, इकाई की बात करें तो क्या होता है, इकाई जो होती है इसकी समय है, समय की इकाई क्या होती है, सेकेंड, समय की इकाई सेकेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ तक फाइनली आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, लव यू टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।